हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं रोहित, आपका बायोलॉजी एजुकेटर्स, और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जो है मानव स्वास्थ्य, देखिए चैप्टर नंबर 8 जो है मानव स्वास्थ्य का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराने वाला हूं। इस चैप्टर से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है, बोर्ड एग्जाम 2025 में, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आंसर आपको बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। आप विश्वास रखिए। और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है, 5 अंक का। देखिए, मानव स्वास्थ्य चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य, मतलब बहुत ज्यादा इसमें रोग के बारे में आपको बताया गया है। टाइफाइड रोग क्या है, निमोनिया रोग क्या है, तो यही सब रोग के बारे में बताया गया। और यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर आता है, बहुत भर भर के आता है। तो आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको आंसर जरूर देंगे। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ से अगर आप इसको नोट बनाते हैं, वैसे हम आपको लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम आपको लगातार करा रहे हैं, ठीक ना। तो हम यही बोलेंगे कि आप अंतिम तक बने रहिए, टोटल क्लास करके जाइए। उसके बाद आप नोट कर लीजिए, याद कीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर पूछता है, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और यहाँ से कुछ डायग्राम क्वेश्चन भी आता है, वो भी हम कराएंगे, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 मानव विकास, चैप्टर नंबर 8 मानव विकास, बायोलॉजी, क्लास 12, ठीक है। और 2025, आप इतना याद रख लीजिए, 2025 में बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या है कि अनुवांशिक विकार से आप क्या समझते हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, देखिए अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। जीन, गुणसूत्र को ही तो हम लोग अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो जीन तथा गुणसूत्र में असमानता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, उसको अनुवांशिक विकार कहते हैं। गुण अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, गुणसूत्र, जीन, इसी को तो हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ जो जीन है या गुणसूत्र है, जब उसमें असमानता के कारण जो भी विकार उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक विकार। प्यारे बच्चों, अनुवांशिक विकार क्या होता है कि जीन और जब गुणसूत्र, गुणसूत्र में जो गुणसूत्र का संख्या होता है, जीन के अंदर गुणसूत्र होता है, तो गुणसूत्र में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिक विकार। क्योंकि हम लोग जीन और गुणसूत्र को ही तो हम लोग कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। तो जब अनुवांशिक पदार्थ में असमानता के कारण जो विकार उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक विकार। तो अनुवांशिक पदार्थ, जीन अथवा गुणसूत्र को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो जब जीन या नहीं तो गुणसूत्र में असमानता के कारण जो दोष उत्पन्न होगा, उसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिक विकार। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक विकार कहते हैं, ठीक ना। उसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिक विकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, आप देखिए अब आपका है टाइफाइड रोग क्या है और यह रोग कैसे फैलता है। टाइफाइड रोग क्या है, यह रोग कैसे फैलता है। यहाँ से आपको 5 अंक का क्वेश्चन आंसर बनेगा, या तो आपको 2 अंक का भी बनेगा। और हर सब्जेक्टिव में से आपको 2 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। हर सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव निकलेगा, और मैं आपको आपके सामने में निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, टाइफाइड रोग कैसा रोग है, तो यह एक जीवाणु जनित रोग है। आपका पहला ऑब्जेक्टिव। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि टाइफाइड रोग किस प्रकार का रोग है, तो आपको लगाना पड़ेगा कि जीवाणु जनित रोग है। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये जो है कि इसका रोग कारक हो गया। आपको बोलेगा रोग कारक मतलब हो जाता है किसके द्वारा फैलता है, तो यह एक जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड रोग का रोग कारक का नाम क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि जो है कि टाइफाइड रोग जो है, वह रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो वह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। और यह रोग प्रदूषित जल एवं प्रदूषित भोजन से फैलता है। मतलब देखिए, जब आप प्रदूषित भोजन अथवा प्रदूषित जल को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, या उसके वातावरण के आसपास रहते हैं, तो आपको टाइफाइड रोग फैल जाता है। उसके बाद देखिए, इस रोग में छोटी आंत्र, उसके बाद आमाशय प्रभावित होता है। इस रोग में छोटी आंत्र तथा आमाशय प्रभावित होता है। मतलब जब आपको टाइफाइड रोग हो जाएगा, तो आपका छोटी आंत्र खराब हो जाएगा, आमाशय वाला भाग आपको खराब हो जाएगा। तो टाइफाइड रोग क्या है, यह एक जीवाणु जनित रोग, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कैंसर एक विषाणु जनित रोग है, तो वैसे आपको याद रखना पड़ेगा कि टाइफाइड जो है, ये प्यारे बच्चों आपको, यह एक जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड यह एक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि टाइफाइड रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। और यह रोग प्रदूषित जल एवं प्रदूषित भोजन से फैलता है। और इसमें छोटी आंत्र और आमाशय प्रभावित हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला, अगला आपको क्या देखिए,
टाइफाइड रोग का क्या लक्षण है। आप कैसे पहचान पाइएगा कि जो है इस व्यक्ति में टाइफाइड रोग हो गया है या नहीं तो यह व्यक्ति टाइफाइड रोग से ग्रसित है। देखिए, लंबे समय तक तेज बुखार का होना, मतलब जिस व्यक्ति में टाइफाइड रोग हो जाएगा वो आपको लंबे समय तक बुखार रहेगा, उसमें कमजोरी होगा और उसको भूख भी नहीं लगेगा, ठीक ना। टाइफाइड रोग जिसको भी होगा उसको तो छोटी आंत प्रभावित हो जाएगा, मतलब छोटी आंत खराब हो जाएगा, अमाशय खराब हो जाएगा। उसके बाद लंबा समय तक उसको बुखार रहेगा, उसमें भी तेज बुखार रहेगा। उसके बाद कमजोरी होगा, उसको भूख नहीं लगेगा, उसके शरीर के वजन में कमी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड रोग का जांच किया जाता है। तो टाइफाइड रोग का जांच किस विधि द्वारा किया जाता है, जब आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो आप लगाइएगा विडाल परीक्षण। विडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड रोग का जांच किया जाता है। विडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड रोग का जांच किया जाता है, ठीक ना। तो आपका टाइफाइड रोग यहाँ से पूरा खत्म हो गया है। उसके बाद देखिए, अब आपको आता है निमोनिया रोग क्या है, यह रोग कैसे फैलता है। निमोनिया क्या है, तो यह एक जीवाणु जनित रोग है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि निमोनिया कैसा रोग है, तो यह एक आपका जीवाणु जनित रोग है। मतलब निमोनिया जीवाणु जनित रोग है, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, इसी तरह कैंसर एक विषाणु जनित रोग है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, निमोनिया स्टेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा फैलता है। निमोनिया रोग कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो स्टेप्टोकोकस नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। यह रोग जो है संक्रमित व्यक्ति के छींकने से फैलता है। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति अगर पहले से निमोनिया रोग से ग्रसित है, अगर आप उसके पास में बैठे हुए हैं और अगर वह छींक देता है तो आप में निमोनिया रोग फैल जाएगा। अर्थात इस रोग को हम लोग छुआछूत रोग भी कहते हैं, ठीक ना। इस रोग में फेफड़ा का वायु कुपिकाएं प्रभावित हो जाती है। मतलब अगर यह रोग आपको हो जाएगा या अगर यह रोग किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें जो उसका वायु जो फेफड़ा है उसको सांस लेने में कठिनाई होता है। इस रोग में सांस लेने में कठिनाई होता है। तो निमोनिया एक कैसा रोग है, यह एक जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। पहला ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव आ गया। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के छींकने से फैलता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति निमोनिया रोग से ग्रसित है तो आप उसके आसपास न बैठे, ठीक। उसके बाद देखिए, यह रोग में वायु की फेफड़ा का वायु कुपिकाएं खराब हो जाता है, फेफड़ा का वायु कुपिका खराब हो जाता है। उसके बाद देखिए, निमोनिया रोग का क्या लक्षण है, तो सांस लेने में कठिनाई। हम क्या बोले, जब निमोनिया रोग किसी को हो जाता है तो वह व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, कमजोरी और भूख भी नहीं लगेगा। उसके बाद ठंडा लगेगा, खांसी होने लगेगा और सिर दर्द होने लगेगा। खांसी होना और सिर दर्द होने लगेगा। मतलब निमोनिया रोग अलग प्रकार का रोग है और उसके बाद टाइफाइड रोग एक अलग प्रकार का रोग है। लेकिन देखिए, निमोनिया रोग जीवाणु जनित रोग है। यह रोग निमोनिया रोग जीवाणु जनित रोग है। और निमोनिया रोग जो है वो आपको स्टेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु के द्वारा फैलता है, ठीक ना। और निमोनिया रोग में संक्रमित व्यक्ति के छींकने से निमोनिया रोग हो जाता है, ठीक। उसके बाद अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपको, एस्केरेसिस रोग क्या है, यह रोग कैसे फैलता है। जितना आपको रोग पर क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है आप सभी को याद कर लीजिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर आपको पूछने वाला है। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका 2025 एग्जाम में अंतिम तक आपके साथ रहूंगा। चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं, आप अंतिम तक रहिएगा और मैं आपके साथ झंडा गाड़ूंगा। देखिए, एस्केरेसिस रोग जो है यह एक एस्के हेलमिंथेस रोग है। अब आप भटक जाइएगा, टाइफाइड रोग कैसा रोग था प्यारे बच्चों, तो यह जो टाइफाइड रोग कैसा रोग था, तो वह एक जीवाणु जनित रोग था। लेकिन एस्के हेलमिंथेस रोग क्या है, तो यह एक एस्के हेलमिंथेस रोग है। तो एस्केरेसिस रोग क्या है, तो यह एक एस्के हेलमिंथेस रोग है। यह रोग एस्केरेसिस लुब्रिकोइड्स गोल कृमि के द्वारा फैलता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि एस्केरेसिस रोग क्या है, तो यह एक एस्के हेलमिंथेस रोग है। यह रोग एस्केरेसिस लुब्रिकोइड्स के द्वारा यह रोग फैलता है। यह रोग जो है प्रदूषित भोजन अथवा प्रदूषित जल के द्वारा फैलता है। मतलब जब कोई पानी, कोई जल गंदा है, अगर आप उसको पी लेते हैं तो यह रोग आपको फैल जाएगा। और इस रोग में छोटी आंत्र और पाचन तंत्र प्रभावित होता है। मतलब जिसको भी एस्केरेसिस रोग हो जाता है वह छोटी आंत्र और पाचन तंत्र उसको खराब हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, एस्केरेसिस रोग का क्या पहचान है, तो पेट दर्द करने लगता है, पेट में दर्द होने लगेगा। उसके बाद सिर दर्द करने लगेगा और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। पेट दर्द होने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, ठीक ना, एस्केरेसिस रोग में।
उसके बाद देखिए फाइलेरियोसिस रोग क्या है। देखिए फाइलेरियोसिस रोग क्या है, तो यह भी आपका एक एस्केहेलमिंथेस रोग है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एस्केरियोसिस रोग किस प्रकार का रोग है, तो आपको लगाना पड़ेगा कि एस्केहेलमिंथेस रोग और फाइलेरियोसिस रोग कैसा रोग है, तो यह भी एक आपका एस्केहेलमिंथेस रोग है। उसके बाद देखिए इस रोग में यह रोग बुचेरिया ब्रैकोफाटाई के द्वारा फैलता है। यह रोग कैसा है, एस्केहेलमिंथेस के द्वारा फैलता है, तो बुचेरिया ब्रैकोफाटाई एस्केहेलमिंथेस द्वारा यह रोग फैलता है। और यह जो रोग जो है, यह मादा मच्छर का रक्त चूसने से यह रोग फैलता है। मतलब जब मादा मच्छर किसी को काटता है तो फाइलेरियोसिस रोग जो है कि फैल जाता है। इस रोग में लसिका ग्रंथि प्रभावित हो जाता है। जो ब्लड का आरबीसी का जो लसिका ग्रंथि वाला भाग होता है वो आपको प्रभावित हो जाता है, ठीक ना। तो फाइलेरियोसिस रोग क्या है, तो यह एक एस्केहेलमिंथेस रोग है। यह रोग बुचेरिया ब्रैकोफाटाई एस्केहेलमिंथेस द्वारा फैलता है। जब मादा मच्छर काटता है तो यह रोग फैल जाता है, और इस रोग में लाल मतलब लसिका ग्रंथि प्रभावित हो जाता है। लसिका ग्रंथि नामक अंग जो है वो आपको प्रभावित हो जाता है। उसके बाद देखिए फाइलेरियोसिस रोग का क्या लक्षण है, तो बुखार आता है। फाइलेरियोसिस रोग में आपको बुखार आएगा, हाथ पैर फूल जाएगा। इसको हम लोग हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। फाइलेरियोसिस रोग को हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा हाथी पांव रोग किसे कहा जाता है, तो फाइलेरियोसिस रोग को हाथी पांव रोग कहा जाता है। और यह कैसा रोग है, तो यह आपका जो है यह एस्केहेलमिंथेस रोग है। और फाइलेरियोसिस रोग बुचेरिया ब्रैकोफाटाई एस्केहेलमिंथेस नामक द्वारा फैलता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला आपको है मलेरिया रोग से आप क्या समझते हैं, तो मलेरिया एक आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया कैसा रोग है, तो वो आपको प्रोटोजोआ जनित रोग है। आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। जिस तरह आपको पूछेगा कि टाइफाइड कैसा रोग है, तो आप लिखिएगा जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया कैसा रोग है, तो जीवाणु जनित रोग है। एस्केहेलमिंथेस, और उसके बाद देखिए एस्केरियोसिस कैसा रोग है, तो वो आपको एस्केहेलमिंथेस रोग देना पड़ेगा। उसी तरह आपको पूछेगा कि फाइलेरियोसिस रोग कैसा है, तो वहां भी आपको देना पड़ेगा एस्केहेलमिंथेस रोग। और जब आपको पूछेगा मलेरिया कैसा रोग है, तो आपको लगाना पड़ेगा प्रोटोजोआ जनित रोग। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है यह रोग। प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है यह रोग, आपको जीवाणु के द्वारा नहीं फैलता है, विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन द्वारा फैलता है। जब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आपको काटेगा तो यह रोग आपको फैल जाएगा। यह रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मतलब जब आपको मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा, आपका रक्त चूसेगा, तो आपके अंदर मलेरिया रोग हो जाएगा और आप मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाइएगा। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है उसमें आरबीसी और यकृत, जिसको हम लोग कहते हैं लीवर प्रभावित हो जाता है। आपका मतलब जिस व्यक्ति को मलेरिया रोग होगा वह व्यक्ति में लीवर खराब हो जाएगा, उसके अंदर जो ब्लड नहीं बनने लगेगा, आरबीसी प्रभावित हो जाएगा, ठीक ना। तो मलेरिया रोग क्या है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। आप मेरे साथ बोलिए पहला ऑब्जेक्टिव, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह रोग में यह रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन के द्वारा फैलता है, और यह रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए मलेरिया रोग का क्या लक्षण है, तो तेज बुखार आता है। जब आपको मलेरिया रोग हो जाएगा, क्योंकि मच्छर को काटने से यह रोग फैलता है, तो इसमें आपका तेज बुखार हो जाएगा। उसके बाद देखिए घरों के पास मलेरिया रोग से बचाव का क्या क्या नियम है, मतलब आप क्या सुविधा कीजिएगा जिसके कारण मलेरिया रोग नहीं होगा। तो जब अपने घरों के आसपास जब आप साफ रखिएगा वातावरण को, तो आसपास कोई भी मच्छर नहीं फैलेगा। मतलब मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, मतलब मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो जब आप अपने घर के आसपास को साफ रखिएगा तो कोई भी मच्छर नहीं आएगा, और उस घर का दरवाजा एवं खिड़की को बंद रखिएगा। उसके बाद सोते समय मच्छरदानी का जब आप उपयोग करते हैं तो कोई भी आपको मलेरिया रोग नहीं होगा, क्योंकि मच्छर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए अब आपको आता है अमीबाएसिस रोग क्या है, तो अमीबाएसिस रोग यह भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। अमीबाएसिस रोग क्या है, तो यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। अमीबाएसिस रोग क्या है, तो यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। पहला ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, ठीक। उसके बाद देखिए यह रोग कैसा प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोवन के द्वारा फैलता है। अमीबाएसिस रोग क्या है, तो यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोवन के द्वारा फैलता है। आप मेरे साथ बोलिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोवन के द्वारा फैलता है। यह रोग घरेलू मक्खी को काटने से होता है। जब आपको घरेलू मक्खी काट लेगा तो आपको अमीबाएसिस रोग हो जाएगा, क्योंकि मक्खी के अंदर
मक्खी के अंदर ही जो है प्रोटोजोआ पाया जाता है। प्रोटोजोआ एक मतलब अपने प्रकार, जिस तरह जीवाणु हो गया, जिस तरह विषाणु हो गया, उसी तरह प्रोटोजोआ भी है, ठीक ना। यह रोग में पाचन तंत्र प्रभावित होता है। मतलब जब आपको अमीबाइसिस रोग हो जाएगा तो आपका पाचन तंत्र प्रभावित हो जाएगा, और यह रोग घरेलू मक्खी के काटने से होता है। और अमीबाइसिस रोग क्या है, तो यह एक प्रोटोजोवन जनित रोग है, ठीक ना। और यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा यह रोग फैलता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा यह रोग फैलता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, अमीबाइसिस रोग का क्या लक्षण है, तो पेट दर्द होने लगता है। जब आपको अमीबाइसिस रोग होगा तो आपको पेट दर्द होने लगता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्या है, जब आपका अमीबाइसिस रोग होगा तो आपको पेट दर्द करने लगता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब आपका आता है कैंसर कैसा रोग है, कैंसर क्या है और कैंसर रोग कैसे फैलता है। आपको हर चीज याद रखना पड़ेगा कि यह रोग कैसा है। यह रोग मतलब किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है, इसके हेलमिंथेस के द्वारा फैलता है, या प्रोटोजोआ जनित द्वारा फैलता है। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा, और इसका रोग कारक का नाम भी पूछेगा। देखिए कैंसर रोग, तो यह एक विषाणु जनित रोग है। आपको पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कैंसर किस प्रकार का रोग है, तो यह एक विषाणु जनित रोग है, मतलब विषाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। और विषाणु में कौन सा विषाणु के द्वारा फैलता है, तो ओंकाजीन विषाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। कैंसर एक विषाणु जनित रोग है, यह रोग विषाणु के द्वारा फैलता है। और कैंसर रोग ओंकाजीन विषाणु के द्वारा फैलता है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, कैंसर रोग किस विषाणु के द्वारा फैलता है, तो ओंकाजीन विषाणु के द्वारा फैलता है। और कैंसर कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित होते रहता है। कैंसर रोग एक ऐसी रोग है, जब कैंसर रोग किसी को हो गया तो उसकी कोशिका जो है अनियंत्रित रूप से विभाजन होगा, मतलब लगातार विभाजन होते रहता अनगिनत संख्या में। मतलब टीबी में जो टीबी रोग अगर किसी को हो जाता है तो उसमें तो थोड़े कम मात्रा में कोशिका विभाजित होता है, लेकिन इसमें अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद देखिए कैंसर कोशिका को हम लोग हेलो कोशिका भी कहा जाता है, कैंसर कोशिका को हेलो कोशिका कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव आएगा कि कैंसर कैसा रोग है, तो विषाणु जनित रोग है। कौन से विषाणु के द्वारा फैलता है, तो ओंकाजीन विषाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। उसके बाद कैंसर कोशिका को हम लोग हेलो कोशिका भी कहते हैं। तो आपको कैंसर रोग से 3 ऑब्जेक्टिव आएगा, कैंसर कोशिका से, कैंसर रोग से आपको 3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक ना। उसके बाद आप देखिए कैंसर रोग का क्या लक्षण है, तो जब कैंसर रोग किसी के अंदर होता है तो पाचन शक्ति में कमी हो जाएगा, उसका भोजन नहीं पचेगा उसके अंदर, लंबे समय तक घाव नहीं होगा, लंबे समय तक घाव नहीं भरेगा। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर रोग है, उसके अंदर अगर उसको घाव हो जाता है तो वो घाव लंबे समय तक नहीं भरेगा, और शरीर के भार में लगातार कमी आ जाएगा, मतलब वो सुखा जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, और स्त्री के मासिक चक्र में कमी हो जाएगा। मतलब किसी भी महिला को, अगर देखिए कोई महिला है, अगर उस महिला को कैंसर रोग हो जाता है तो वह मासिक चक्र उसके अंदर नहीं होगा, मासिक चक्र की कमी हो जाएगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत कम मात्रा में होगा, ब्लडिंग की क्रिया बहुत कम मात्रा में होगा। तो कैंसर रोग समझ गए, कैंसर रोग कैसा रोग है, तो यह एक विषाणु जनित रोग है। कैंसर रोग यह एक विषाणु जनित रोग है। और कैंसर रोग जो है कैंसर रोग जो है ओंकाजीन विषाणु के द्वारा फैलता है। कैंसर कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है, ठीक ना। उसके बाद कैंसर कोशिका को हेलो कोशिका भी कहा जाता है। यहाँ से आपको 3 ऑब्जेक्टिव आएगा, कैंसर विषाणु जनित रोग है, कैंसर रोग जो है आपको ओंकाजीन विषाणु के द्वारा फैलता है, और कैंसर कोशिका को हेलो कोशिका भी कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए HIV एड्स रोग क्या है और यह रोग का कैसे पहचान किया जाता है, तो देखिए यह एक विषाणु जनित रोग है। HIV एड्स रोग क्या है, तो यह एक विषाणु जनित रोग है। आपका पहला ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक ना। HIV एड्स रोग क्या है, तो यह एक विषाणु जनित रोग है, और यह रोग रिट्रो विषाणु नामक द्वारा फैलता है। तो HIV एड्स रोग जो है यह रिट्रो विषाणु नामक द्वारा यह रोग फैलता है। कैंसर रोग ओंकाजीन विषाणु के द्वारा फैलता है, लेकिन HIV एड्स रोग जो है रिट्रो विषाणु के द्वारा फैलता है, रिट्रो वायरस द्वारा यह रोग फैलता है। और यह रोग जो है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में कमी होने के कारण फैलता है। मतलब उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जब आपके अंदर कमी हो जाएगा, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की जब कमी हो जाएगा, तब आपको HIV एड्स रोग फैल जाएगा। उसके बाद यह रोग संक्रमित सुई के द्वारा भी फैलता है, और मैथुन क्रिया के द्वारा भी फैलता है। मतलब देखिए
अगर कोई व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब देखिए ये कोई व्यक्ति है, अगर इसको यह व्यक्ति पहले से HIV एड्स रोग से ग्रसित है, अगर इसके ब्लड को हम अपने ऊपर अगर चढ़ा लेते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं बिना जांच किए हुए, तो हमारे अंदर भी HIV एड्स रोग हो जाएगा। तो अगर ये कोई भी व्यक्ति अगर पहले से संक्रमित है, अगर आप उसका ब्लड का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो आप ब्लड को अच्छे से चेकअप करवाइए। अगर आप उसके ब्लड को दाढ़ी बनाने में या बाल बनाने में उपयोग कर रहे हैं, तो उस ब्लेड को भी चेक कीजिए, यानी तो नए ब्लेड का उपयोग कीजिए। जब आप बाल बनाने जाते हैं, दाढ़ी बनाने जाते हैं, तो नए ब्लेड का उपयोग कीजिए, ठीक ना। तो HIV एड्स रोग क्या है, कैसे फैलता है, आप उसके बाद देखिए। मैथुन क्रिया के द्वारा भी HIV एड्स रोग फैलता है। मतलब देखिए, कोई महिला अगर या कोई जेंट्स पहले से HIV एड्स रोग से ग्रसित है, अगर आप उसके उसके साथ अगर यौन संबंध बना लेते हैं, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके साथ कर लेते हैं, तो आप में भी जो है यौन HIV एड्स रोग हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, जब HIV एड्स रोग होता है तो तेज बुखार आने लगता है, लसिका ग्रंथि में सूजन हो जाता है, लसिका ग्रंथि में सूजन हो जाता है। बहुत खतरनाक रोग है और इस रोग का इलाज अभी तक नहीं हुआ है सही रूप से, ठीक ना। तो इसीलिए मैं आपसे गुंजाइश करूंगा, जब भी आप ब्लड का आदान प्रदान करेंगे, तो आप डॉक्टर से ब्लड को अच्छे से चेकअप करवा लीजिएगा। उसके बाद जब आप दाढ़ी या बाल बनाने के लिए सैलून के पास जाते हैं, तो आप नया ब्लेड का इस्तेमाल कीजिएगा, किसी दूसरे का बाल या दाढ़ी बनाया हुआ ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। उसके बाद देखिए, हैजा रोग से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में उत्तर देखिए। तो हैजा क्या है, यह एक जीवाणु जनित रोग है। हैजा कैसा रोग है, तो हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। हैजा रोग जो है यह एक जीवाणु जनित रोग है। हैजा रोग जीवाणु जनित रोग है। हैजा रोग जो है विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। हैजा कैसा रोग है, तो यह एक जीवाणु जनित रोग है। यह कैसा जीवाणु के द्वारा फैलता है या किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। और यह रोग संदूषित भोजन अथवा संदूषित जल के द्वारा फैलता है। मतलब अधिकतर रोग जो है, प्रदूषित भोजन को जब आप ग्रहण करते हो तो आपको रोग फैलेगा, और जब आप प्रदूषित जल को अपने अंदर पीते हैं, मतलब अगर इसके अंदर पानी है और ये पानी 2 दिन से रखा हुआ, ये प्रदूषित हो गया है, अगर इसको हम पी लेते हैं तो हमारे अंदर हैजा रोग हो जाएगा, टाइफाइड रोग हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रदूषित भोजन अथवा प्रदूषित जल को अपने अंदर ग्रहण ना करें और प्रदूषित जल को अपने आसपास भी न रखें, ठीक ना। उसके बाद देखिए, यह रोग में छोटी आंत्र और आमाशय प्रभावित हो जाता है। जिसको भी टाइफाइड रोग होगा उसको छोटी आंत्र खराब हो जाएगा और आमाशय वाला भाग भी खराब हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, हैजा रोग का लक्षण क्या है, तो ये इस रोग में उल्टी होने लगता है। जब किसी को भी हैजा रोग होगा तो यह रोग में उल्टी होने लगता है। उसके बाद देखिए, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है। जब हैजा रोग हो जाएगा तो शरीर में कमजोरी महसूस होने लगेगा और शरीर के वजन में कमी हो जाएगा। शरीर के वजन में कमी हो जाएगा, मतलब हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, अगला क्या है आपका, क्षय रोग क्या होता है, टीबी रोग क्या होता है और कोच रोग क्या होता है। मतलब क्षय रोग बोलिए या टीबी रोग बोलिए या कोच बोलिए, तीनों एक ही रोग हो गया। और देखिए, यह जीवाणु जनित रोग है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि टीबी रोग कैसा रोग है, तो जीवाणु जनित रोग है। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक यह रोग फैलता है। मतलब टीबी रोग कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक यह रोग, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। यह रोग संदूषित भोजन अथवा संदूषित जल के द्वारा फैलता है। इस रोग में भी छोटी आंत्र और आमाशय वाला भाग प्रभावित हो जाता है। मतलब टीबी कैसा टीबी कैसा रोग है, तो टीबी आपको जीवाणु जनित रोग है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा यह रोग फैलता है। और उसके बाद इस रोग में मतलब छोटी आंत्र और आमाशय वाला भाग प्रभावित हो जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए, जब टीबी रोग होगा तो सूखी खांसी होगा। इसका पहचान देखिए, जब सूखा खांसी होने लगेगा तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। और शरीर के वजन में कमी हो जाता है, जिसको भी क्षय रोग होता है उसके शरीर के वजन में कमी हो जाता है। उसके बाद देखिए, अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, सहज प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं। सहज प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, मतलब देखिए, वह प्रतिरक्षा तंत्र जो अपने माता पिता से संतति में आता है, ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र को सहज प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। मतलब देखिए, ये कोई संतति है, ये कोई क्या है, संतति है, और इसका माता है और इसका ये पिता है, ठीक, इसका पिता है, ठीक ना। हाँ,
जब माता पिता से अपने संतति में प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न हो जाएगा तो वैसे प्रतिरक्षा तंत्र को हम लोग सहज प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। मतलब कि जब देखिए जनक के द्वारा जब जनक के द्वारा संतति में प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न हो जाता है तो वैसा प्रतिरक्षा तंत्र को हम लोग कहते हैं सहज प्रतिरक्षा तंत्र, अर्थात इसको हम लोग जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। जनक के द्वारा संतति में उत्पन्न प्रतिरक्षा तंत्र को सहज प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। देखिए वह प्रतिरक्षा तंत्र जो अपने माता पिता से संतति में आता है, ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र को सहज प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसे अंतर्जात तथा जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। मतलब माता पिता है, मतलब जनक है, जनक से अपने बच्चों में उत्पन्न प्रतिरक्षा तंत्र को सहज प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, और इसको अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र से क्या समझते हैं, यानी तो अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र से क्या समझते हैं, तो आप लिखिएगा जनक के द्वारा संतति में उत्पन्न प्रतिरक्षा तंत्र को सहज प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है, या जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है, या नहीं तो अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। उसके बाद अब देखिए अगला क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए वह प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, वह प्रतिरक्षा तंत्र जो जन्म के पश्चात संतति में विशिष्ट क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। मतलब देखिए एक प्रतिरक्षा तंत्र क्या था, जो जनक से संतति में प्रकट होता था, लेकिन जब जनक से संतति में प्रतिरक्षा तंत्र, यह प्रतिरक्षा तंत्र जनक से संतति में उत्पन्न नहीं होता है। मतलब कोई देखिए कोई संतति है, ठीक, हाँ कोई संतति है, जब कि बाहर से कोई विशिष्ट क्रिया के द्वारा इस शरीर के अंदर, संतति के शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न होता है तो उसको उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। मतलब देखिए विशिष्ट क्रिया के द्वारा संतति में उत्पन्न प्रतिरक्षा तंत्र को हम लोग अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। मतलब देखिए टीकाकरण, जैसे टीकाकरण क्या होता है, हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न करता है। टीका हो गया, यानी तो हम जो भी दवाई लेते हैं, एंटीजन, हम जो भी दवाई, मतलब बाहर से हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न होगा बाहरी क्रिया के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। लेकिन जब माता पिता के द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सहज प्रतिरक्षा तंत्र। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र वह प्रतिरक्षा तंत्र जो जन्म के पश्चात विशिष्ट क्रिया विधि के द्वारा उत्पन्न होता है, जो जन्म के पश्चात संतति में विशिष्ट क्रिया विधि के द्वारा उत्पन्न होता है, उसको हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसे अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है, इसे अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, उसके बाद देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं। वह प्रतिरक्षा तंत्र जो विशिष्ट रोगाणु या उनसे निर्मित टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र दोनों एक प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए सहज प्रतिरक्षा तंत्र बोलिए या आप उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र बोलिए, या आप उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र बोलिए, या उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र बोलिए। देखिए सहज प्रतिरक्षा तंत्र या उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र विशिष्ट क्रिया विधि के द्वारा संतति में उत्पन्न होने वाले प्रतिरक्षा तंत्र को हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, या नहीं तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। लेकिन जब बात आता है सहज प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, तो सहज देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र और सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र दोनों एक ही हो गया। मतलब देखिए उपार्जित वैसा प्रतिरक्षा तंत्र जो संतति में विशिष्ट क्रिया विधि या रोगाणु या उनसे निर्मित टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र या उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। उसके बाद देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, यह प्रतिरक्षा तंत्र विशिष्ट रोगाणु या उनसे निर्मित टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए यह प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में टीकाकरण या विशिष्ट क्रिया विधि के द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब बाहरी वातावरण से जो शरीर में विशिष्ट क्रिया विधि के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसको हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, यानी तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो आप समझ गए सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र दोनों एक ही प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र हो गया। उसके बाद देखिए या तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र बोलिए, या आप सहज प्रतिरक्षा तंत्र बोलिए, या उपार्जित प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र बोलिए, या आप उपार्जित या आप सहज प्रतिरक्षा तंत्र। वह प्रतिरक्षा तंत्र जो जनक से संतति में उत्पन्न होता है, उसको हम लोग निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, या नहीं तो सहज प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। मतलब देखिए यह प्रतिरक्षा तंत्र किसी भी मनुष्य या जंतु में पहले से उत्पन्न होता है। मतलब वह प्रतिरक्षा तंत्र जो संतति में
पहले से उत्पन्न होता है जनक के द्वारा, उसको हम लोग निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह शरीर में पहले से उत्पन्न होता है, यह निश्चित समय के लिए उत्पन्न होता है, यह निश्चित समय के लिए ही उत्पन्न होता है, और यह माता पिता के द्वारा यह माता पिता से अपरा के द्वारा बच्चों में जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और सहज प्रतिरक्षा तंत्र, ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो माता पिता के द्वारा संतति में उत्पन्न होता है और यह स्मृतिहीन होता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये आपका स्मृतिहीन हो जाता है। उसके बाद देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र पर टिप्पणियां लिखिए। आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट अंतर क्वेश्चन आएगा, एक बोलेगा सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और बोलेगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर लिखिए। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर लिखिए, या नहीं तो आपको बोलेगा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र और सहज प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर लिखिए। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में पहले से उत्पन्न नहीं होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में पहले से उत्पन्न नहीं होता है और इसी को उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है। और देखिए इस प्रतिरक्षा तंत्र में टीकाकरण या विशिष्ट क्रिया विधि द्वारा यह प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न होता है। यह माता पिता से बच्चों में प्राप्त नहीं होता है, यह माता पिता से बच्चों में प्राप्त नहीं होता है और यह प्रतिरक्षा तंत्र स्मृति युक्त होता है, यह प्रतिरक्षा तंत्र स्मृति युक्त होता है। तो आपको यहाँ से अंतर वाला क्वेश्चन आएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में उत्पन्न लिखिए। उसके बाद देखिए आपका अगला क्या आता है क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन आंसर आपको देखिए, टीकाकरण से आप क्या समझते हैं। तो किसी सक्रिय या वृत या मृत, कोई सक्रिय या मृत सूक्ष्म जीव से उत्पन्न विष की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया टीकाकरण कहलाता है। मतलब टीकाकरण जो हमें बचपन में जो कराया जाता है, तो वो क्यों कराया जाता है, हमको किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो, क्योंकि जब हम बच्चे रहते हैं, जब शिशु छोटा रहता है, नॉर्मल रहता है, तो उसको टीकाकरण कराया जाता है। 12 से 13 साल तक में टीकाकरण कराया जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय उसके अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो बहुत कमजोर होता है, वो बराबर किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित हो जाता है। तो टीकाकरण क्या होता है, कोई भी सूक्ष्म जीवाणु है या उनसे जो विष उत्पन्न हो रहा है उसको सूक्ष्म मात्रा में शरीर के अंदर प्रवेश कराने की क्रिया को टीकाकरण कहलाता है। और टीकाकरण हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और जो भी हमारे अंदर जो प्रतिरोधी आता है उसको मार देता है, ठीक ना। तो टीकाकरण क्या है, तो यह सक्रिय या मृत सूक्ष्म जीव के द्वारा जो उत्पन्न अति सूक्ष्म मात्रा में विष होता है उसको शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया टीकाकरण कहलाता है। और ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या होता है, देखिए ड्रग्स एल्कोहल का कुप्रयोग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आपको पता है प्यारे बच्चों, ड्रग्स, दारू, एल्कोहल, बियर, गांजा, ये जितना भी है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो हम यही बोलना चाहते हैं, देखिए ड्रग्स का कुप्रयोग, ड्रग्स एल्कोहल का कुप्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से हार्ट फेल्यूर हो सकता है, कोमा हो सकता है या मौत भी हो सकती है। मतलब जब आप ड्रग्स, एल्कोहल, बियर, गांजा, दारू, इसका जब आप अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, अपने अंदर सेवन करते हैं, तो हार्ट फेल्यूर होगा, या तो आप कोमा में चले जाइएगा या तो आपकी मृत्यु हो सकती है इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से। और देखिए इसका जब आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं या नहीं तो जब इसका आपको लत लग जाता है तो क्या क्या परेशानी होगा। देखिए परिवार और मित्र से बिगड़ते रिश्ते, मतलब जिसको भी ड्रग्स का आदत लग गया वो अपने परिवार से दूर हो जाएगा, उसको चोरी का आदत लग जाएगा, वो पैसा चोरी करके भी ड्रग्स खरीद लेगा। सोने तथा खाने में परिवर्तन हो जाएगा, वो खाना कम खाएगा, नींद नहीं होगा, उसके शरीर के वजन में कमी हो जाएगा और शरीर में अधिक कमजोरी महसूस होगा। तो ड्रग्स एवं अल्कोहल का कुप्रयोग पर टिप्पणियां लिखिए, तो आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए सहज प्रतिरक्षा तंत्र, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, ये तो हो चुका है। उसके बाद देखिए अब आपका देखिए अगला क्या है, अगला है आपको इंटरफेरॉन से आप क्या समझते हैं। इंटरफेरॉन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमित कोशिका के द्वारा उत्पन्न वह प्रोटीन जो अन्य स्वस्थ कोशिका को विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब संक्रमित विषाणु, कोई विषाणु है जो कि संक्रमित है, तो संक्रमित विषाणु के द्वारा, संक्रमित विषाणु कोशिका के द्वारा वह प्रोटीन जो अन्य
स्वस्थ कोशिका को विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है, उसको इंटरफेरॉन कहलाता है। मतलब कोई विषाणु है, संक्रमित विषाणु है, उसके कोशिका, मतलब देखिए ये विषाणु है, सपोज डेट मान लेते हैं ये विषाणु है, अगर इसके संक्रमित कोशिका से प्रोटीन, हम लोग वह प्रोटीन उत्पन्न होता है जो कि स्वच्छ कोशिका से स्वच्छ कोशिका को विषाणु से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करता है, उसको हम लोग इंटरफेरॉन कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको आता है, एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधी नामक एमिनोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रतिरोधी है। एंटीबॉडी क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रतिरोधी नामक प्रोटीन है जो शरीर में एंटीजन के प्रभाव को उत्पन्न करता है, जो शरीर में एंटीजन के प्रभाव को उत्पन्न करता है। तो आपको यहाँ से देखिए, मानव स्वास्थ्य से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको बनने वाला था वो सब क्वेश्चन आंसर आपको हम बता चुके हैं, और यहाँ से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। और आप अपना क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिएगा और तब आपको पता चलेगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत मेहनत लगता है और फल नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे जो ये पीपीटी है, कितना सरल भाषा में क्वेश्चन आंसर है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप जब क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, मॉडल पेपर उल्टाइएगा, तो हूबहू बहू यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जा करके, कम्युनिटी पोस्ट जो है उसमें डेली का डेली आपको क्विज कराया जाता है, आप उसमें जा करके आंसर जरूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए।